हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। और बच्चों, कैसे चल रही है आपकी जी की प्रिपरेशन। एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपसे 2 या 3 मिनट या 4 मिनट के बीच में लेक्चर के दौरान आपसे कुछ बात करूंगा, ठीक है। कि जी प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, कैसे कि आप कोई नया टॉपिक उठाते हो या नया कंसेप्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको डिफ़िकल्टीज आती है। और नंबर 2 पॉइंट कि हार्ड वर्क की जगह, ये देखो, हार्ड वर्क में आप हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हो, ठीक है। टाइम कम है लेकिन आप हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हो, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है बच्चों। आपको टाइम कम है, टाइम आपके पास क्या है, कम है, तो आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या है सर? आप स्मार्ट वर्क बताइए, स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि आपने कंसेप्ट उठाया, समझ लो ग्रेविटेशनल का आपने क्या कंसेप्ट उठाया, ठीक है। तो मेजरली आपको कुछ जो इसके कंसेप्ट्स देखने हैं, ये नहीं देखना कि चीजें कहां से आई। अब आप ये फॉर्मूला ये देख रहे हो कि जी इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो U इज इक्वल टू माइनस के जी एम डिवाइड बाय आर, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से ड्राइव होती है। तो डेरिवेशन बिल्कुल नहीं देखना हमने, चीजों का डेरिवेशन नहीं देखना। टाइम आपके पास कम है, लेकिन जो 11th के बच्चे हैं, जो अभी 11th क्लास में है, वो सारी चीजें देख सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, ठीक है। समथिंग ये सब आप डेरिवेशन 11th वालों के लिए। अब जो 12th वाले हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जी की, जो रिवीजन कर रहे हैं, वो फॉर्मूला नहीं देखना कि कैसे आया है, वो ये चीज देखनी है कि फॉर्मूला लगता कैसे है, ठीक है। वो ये चीज देखनी है, सबसे पहले चीज क्या देखनी है, फॉर्मूला लगता कैसे है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, लगता कैसे है और कब लगाना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी लगती कब है, जब एनर्जी की बात कहीं हुई होगी, जब पोजीशन उसकी चेंज हुई होगी। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला लगता कब है, ठीक है, पहली बात। और कैसे लगता है वो कंसेप्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, चीजें करनी है, स्मार्ट करना है यार, स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। टाइम कम है, देखो टाइम कम है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, खुद ही स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं सोचना, ठीक है। अब जो 11th क्लास में है, जो जिनकी 11th क्लास की मतलब जर्नी स्टार्ट होगी जी मेंस की, जो 11th क्लास में है, ठीक है, उनके लिए मैं 3 चीजें लिखने वाला हूं कि फिजिक्स अगर आपको समझनी है तो ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। पहला, बेसिक, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हल्के में लेते हैं बच्चे, इस चीज को हल्के में लेते हैं, बेसिक को, ठीक है। बेसिक को हल्के में लेते हैं। आपने 10 तक बिल्कुल आराम से मैथ पढ़ी, साइंस पढ़ी। 11th में आपको एक चीज आई, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, 11th की जो फिजिक्स होती है ना, वो 10th के मुताबिक से साइंस से बहुत ही अलग होती है, ठीक है। 10th में आपने मान लो कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, मान लो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, असली पढ़ाई तो 11th से स्टार्ट होगी फिजिक्स की, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है, अगर आप फिजिक्स में अच्छे होने चाहते हो, मतलब अपने फिजिक्स को सुधारना चाहते हो, तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक। इस बेसिक में क्या इंक्लूड्स करूं, इस बेसिक में मैं इंक्लूड करूं आपकी मैथ, ठीक है। अरे फिजिक्स आपको आता है, फॉर्मूला आपको आता है, और मैथ्स आपको नहीं आती, लोग न्यूमेरिकल कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल को आपको पता है किससे है, ग्रेविटेशन से। आपने कंसेप्ट ढूंढ लिया, ग्रेविटेशन से है। कौन से वाले से? पोटेंशियल एनर्जी से है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से है, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको पता है, जी बिल्कुल पता है। आपको बेसिक ही नहीं है, मैथ ही नहीं पता, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही नहीं पता कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कर पाओगे उसको? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको चीजें नहीं पता कि कॉमन कैसे निकालना है, कॉमन कैसे निकालना है, कॉमन क्यों निकालते हैं, कॉमन इस तरीके से, ठीक है। तो यही तो चीज इंपॉर्टेंट है। ये सारा पार्ट आपका बेसिक में आता है, ठीक है। किस में आता है? आपका बेसिक में। नेक्स्ट जो मैंने बोला था 3 में, मैं आपको बता दूंगा एकदम। तीन पॉइंट्स अगर आपने इनको माइंड में रखा तो आपकी फिजिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नंबर 2, कंसेप्ट। नंबर 2 क्या आता है बच्चों? कंसेप्ट। आपकी बेसिक एकदम बढ़िया है, बिल्कुल आपने बेसिक में पीएचडी कर ली मान लो,
बेसिक में मतलब आपको मतलब फैमिलियर मैथ आती है, कॉमन वगैरह, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह बिल्कुल अच्छे से आती है, ठीक है। एलसीएफ एलसीएम बेसिक मैथ यही होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, वो सब आपको अच्छे से आता है, इंटीग्रेशन वगैरह, लॉग वगैरह, ठीक है। एक्सपोनेंट्स वगैरह, आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में पता है, एक्सपोनेंट्स की पावर कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंटी लॉग वगैरह से समथिंग, ये सब क्या आपके बेसिक मैथ में कवर है, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट की बात, अब आया सेकंड पार्ट, आपने बोला कि मेरे को बेसिक मैथ अच्छे से आ गई, अब आए नेक्स्ट जंप मारी आपने किसमें, कंसेप्ट पर। कंसेप्ट में मतलब आपने चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को अरेंज करना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर उठाया क्लास 11 का, मान लो हीट या थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मान लो मैंने चैप्टर उठाया 11th का, मुझे इस चैप्टर को क्या करना है, इस चैप्टर की स्टडी करनी है, मेरे को इस चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक्स मैंने चैप्टर उठाया, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहला काम आप क्या करोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे सबसे पहला काम आपका क्या होगा, कंसेप्ट ढूंढना, पहला कंसेप्ट। जैसे आपको कंसेप्ट मिला अंडरलाइन कर लो और एक कॉपी में लिख लो, ये इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट इस चैप्टर का क्या आएगा, समथिंग आइसोथर्मल या प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आएंगे, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट देखो क्या आया, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सारे लॉज लिख लो, सेकंड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट क्या आएगा इसमें, हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन लिख लो। तीसरा कंसेप्ट, हीट इंजन में सारी चीजें कवर होगी, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन वगैरह, ठीक है, सारी हीट पंप वगैरह सब हीट इंजन, ठीक है। 3 कंसेप्ट, चैप्टर खत्म। मान लो चैप्टर खत्म, कितने कंसेप्ट आए, 3 कंसेप्ट, बस। एक कंसेप्ट उठाया आपने, स्टार्टिंग है करनी, एक कंसेप्ट उठाया आइसोथर्मल, इसमें चाहे ग्राफ पूछा हो, चाहे आपसे वर्क पूछा हो, चाहे आपसे ग्राफ पूछा है कि ये ग्राफ, चाहे आपसे पूछा है कि वर्क क्या होता है आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक प्रोसेस का, ठीक है, इस तरीके से। तो पूरा कंसेप्ट एक में है, एक ही को बनाएंगे, ये नहीं कि आपने आइसोथर्मल को अलग कंसेप्ट, एडियाबैटिक का तो अलग कंसेप्ट, ऐसे थोड़ी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो एक ही है ना, इसके अंदर चीजें अलग अलग हो रही है, आइसोथर्मल हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, आइसोबैरिक हो रहा है, ठीक है, आइसोचोरिक हो रही है, ठीक है, इस तरीके। पहला कंसेप्ट क्लियर। सेकंड कंसेप्ट में आया आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, 3 लॉ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ अच्छे से पढ़े, उन 3 लॉ में क्वेश्चंस कर ले। सेकंड कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर। थर्ड कंसेप्ट क्या आपका, हीट इंजन में आपने कार्नोट इंजन पढ़ी, कार्नोट साइकिल पढ़ी आपने, ठीक है, हीट पंप पढ़ा, रेफ्रिजरेटर पढ़ा, सारे कवर, ठीक है। पूरा चैप्टर किसमें हो गया, 3 कंसेप्ट पर टूट गया, बस। ये 3 कंसेप्ट भी तो करने हैं आपको। ये कंसेप्ट उठाया, इसमें जितने न्यूमेरिकल बनते हैं सब करो, ये कंसेप्ट उठाया सारे करो, इस कंसेप्ट आया सब करो, टूट गया ना। तो जितना आप डिवाइड करके पढ़ोगे उतना बेटर होगा, एक पूरी बुक को पढ़ने से बढ़िया जितना आप कंसेप्ट में डिवाइड करोगे उतना ही बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये तो दूसरी चीज थी, नेक्स्ट चीज क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका ये ना 3। नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, थिंकिंग अप्रोच से कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास एक न्यूमेरिकल आया, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स का एक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल। आपने न्यूमेरिकल को स्टडी किया, पढ़ा, लाइन बाय लाइन पढ़ा। अब जब आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा तो क्या आपका माइंड उस चीज को इमेजिन कर पा रहा है, वो इमेज बना पा रहा है, वो चीज ऑब्जर्व कर पा रहा है। इमेजिनेशन इज अ थिंकिंग अप्रोच। किस तरीके से आप उस न्यूमेरिकल को सोच पा रहे हो कि अगर ये कार इस रोड पर है, कार क्या है, रोड पर है, ठीक है, और इस कार ने टाइम t=0 से स्टार्ट किया, ठीक है, और 0 से स्टार्ट करके ये कुछ डिस्टेंस चली, फिर रुकी, फिर कार क्या करी, रुकी होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ रुकी होगी, ठीक है, यहाँ पर रुकी। फिर इसने अपने स्पीड पर क्या क्या इंक्रीमेंट किया, अपने स्पीड क्या तेजी से बढ़ाई। देखो ना यहाँ पर क्या होता है, आप चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। समझो कि मैं कार के अंदर बैठा हूँ, आपने ऐसे इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझा
कि हाँ यार कार के अंदर मैं आऊँगा, मैं कार चला रहा हूँगा और मैंने कार यहाँ पर रोकी होगी, कहीं ना कहीं पॉइंट पर रोकी होगी। क्यों रोकी होगी? कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है। फिर मुझे यकीन आया, मेरे को पता लगा कि कार की स्पीड बढ़ी तो मुझे देरी हो रही होगी कहीं जाने की, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब पूछ रहा है कि टाइम टी इज इक्वल्स टू, अब आपने 1 घंटे चलाई, रुकने के बाद 1 घंटे चलाई आपने कार और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? निकाल लो, इमेजिनेशन कर ली ना आपने कि चीजों की। मैं चला रहा हूँ, अच्छा मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इस तरीके से। तो इसे कहते हैं बच्चों थिंकिंग अप्रोच। वो मैं सिखाऊंगा इस क्रैश कोर्स में तो नहीं सिखा सकता, ठीक है, क्रैश कोर्स में तो अभी नहीं सिखा सकता क्योंकि टाइम कम है बच्चों। लेकिन जब चीजें चलेंगी, ठीक है, जब मैं लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अपने बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से सारे लेक्चर स्टार्ट करूंगा, देन मैं वो चीजें सिखाऊंगा आपको। थिंकिंग अप्रोच से मैं आपको 10 न्यूमेरिकल्स पर डे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो चलो अब करते हैं हम लोग अपना सेशन स्टार्ट। तो बेसिकली हमने एक पहले बोला था कि जीमेन्स क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। डे 1 में मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट करवाए थे विद क्वेश्चंस के साथ। डे 2 काइनेमेटिक्स थी विद क्वेश्चन के साथ। डे 3 स्केलर एंड वेक्टर था विद क्वेश्चन के साथ। डे 4 क्या था बच्चों? लॉज ऑफ मोशन था कि नहीं था? वीडियो नहीं देखी तो वीडियोस देखो यार। डे 5 क्या था आपका? सर्कुलर मोशन विद क्वेश्चन के साथ। और डे 6 क्या है आपका? वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें वर्क, एनर्जी एंड पावर। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मतलब कोई नया स्टूडेंट इस चैनल को विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भी मैं देखो डे 5 तक प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप सीरीज वाइज सारी प्लेलिस्ट दे सकते हो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 करके। सीधा डे 6 में जंप करोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। और जो ये प्लेलिस्ट की सीरीज है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा स्टार्ट करो। आज का हमारा टीम है, हम पढ़ेंगे क्या? अच्छा भाई, लर्निंग एंड रिविजन्स फॉर द डे। आज का हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला है वर्क। सबसे पहले जानेंगे कि वर्क होता क्या है, ठीक है, समझ लिया। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नई टर्म है भाई, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है। अभी तक आप फोर्स देखा था, फोर्स के आगे कोई नाम नहीं था। सेंट्रीपेटल था तो घुमाने वाला, अब बाकी एक सिंपल फोर्स था। सेंट्रीफ्यूगल दोनों भाई भाई, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, कंजर्वेटिव, इसकी जगह क्या लिखा, नॉन कंजर्वेटिव। कुछ नई चीज है आज हम जानेंगे। एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के बारे में हम इस पे पढ़ेंगे, एनर्जी होती क्या है, एनर्जी की कितनी फॉर्म्स होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म और एक्सचेंज फ्रॉम व्हाट, ठीक है। तो एक्सचेंज ही कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही तबाह कर सकते, इस तरीके से। पावर हम जानेंगे पावर होती क्या है, ठीक है। पावर तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलिजन का मतलब टकराव, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्क क्या होता है भाई। वर्क क्या होता है, सबसे पहले देखो, जब तक आप वर्क क्या होता है, मैंने कुछ काम किया, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं। अरे मैंने आपको पढ़ाया तो मैं काम नहीं कर रहा क्या? बिल्कुल काम कर रहा हूं, ठीक है। एनर्जी तो मेरी वेस्ट हो रही है ना, मैं बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी तो वेस्ट हो रही है ना, तो पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से। तो बेसिकली वर्क क्या होता है, देखो वर्क क्या होता है, एक चीज में ये पेन यहां पर खड़ा है, अच्छा जी, इस पेन को फोर्स लगाया मैंने, अपना फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये थोड़ा डिस्टेंस आगे गया और फिर रुक गया। मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया, या मेरी उंगली ने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा जी, बेशक किया होगा, बिल्कुल वर्क किया होगा। क्या वर्क किया उसने? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट है, याद आ गया ना, स्केलर वेक्टर में समझाया था। ये F डॉट एस है। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? F डॉट एस। जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अपनी जगह से कुछ जगह पर क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ वर्क किया।
जी बिल्कुल किया। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसको कैसे लिखते हैं? वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट कुछ और कह रही है कि जो हमने कुछ कहा कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन पर आपने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन पर ही अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तब कुछ ना कुछ वर्क होता है। ठीक है भाई। अब देखो ये यूनिट कन्वर्जन ना, ये चीजें याद रखो यार। यूनिट कन्वर्जन की एक शॉर्ट में एक पेज लिखो या पेज बनाओ, ठीक है। उस पेज में क्या करो? यूनिट कन्वर्जन लिखो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको भूल जाते हो, आपका आंसर कुछ ने पूछा है जी मेंस में कि आंसर बताओ अर्ग में, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है अर्ग में, ठीक है। और वो उसमें आगे ने दे रखा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आपने आंसर निकाल लिया जूल में, तो क्या कर पाओगे यार? आपने आंसर निकाल के क्या किया? जब आपको अर्ग की रिलेशन नहीं पता कि जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट। अर्ग क्या है? वर्क की सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो ध्यान रखो इस चीज को। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। चलो इरेज कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, आगे। ठीक है भाई, यहां तक तो हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया था। वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम कह सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। यहां तक नहीं। अब वर्क इज स्केलर। तो वर्क 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, वो आप इस रिलेशन से बता सकते हो, बिल्कुल आराम से बता सकते हो। देखो वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, है कि नहीं है? अरे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल बना, जीरो वर्क मिला। कॉस जीरो क्या होता है भाई? कॉस जीरो क्या होता है? 1। ये मैक्सिमम होता है ना। मैक्सिमम फोर्स कब, सॉरी मैक्सिमम वर्क आपको कब मिलेगा? जब मैक्सिमम वर्क आपको कब मिलेगा? कि कब? जब कहोगे आप कि मैंने मैक्सिमम वर्क किया भाई, मैं इतने वर्क कर सकता हूं, तो कब होगा ये? जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पर हो, एक ही डायरेक्शन पर हो, ठीक है। तो तब आपको वर्क जो मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, ठीक है भाई। हो गया पॉजिटिव वर्क, बिल्कुल पॉजिटिव साइन है। अच्छा नेगेटिव वर्क कब होता है बच्चों? एफ इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। नेगेटिव कब हो सकता है भाई? नेगेटिव कब हो सकता है? जब कॉस क्या हो जाएगा? ये थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है सर? थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है? तो इधर देखो, इधर देखो भाई, ठीक है। ये है चीजें, ये फोर्स लगाया इधर, ठीक है, फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हुई इधर, डिस्प्लेसमेंट हुई इधर, फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हुई इधर। स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। बहुत अच्छे। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। बना दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल। और एंगल बनते ही हमें पता चल गया वर्क कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि थीटा 180 डिग्री बना है, ठीक है। तो भाई यही तो मैंने लिखा है। पॉजिटिव हो गया आपका क्लियर, नेगेटिव आपका क्लियर। सर वो तो बताओ जीरो। अच्छा ये तो लिख दिया, ठीक है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीजों को, ये लो, ठीक है। अब देखो जीरो वर्क कब हो सकता है भाई? जीरो वर्क कब हो सकता है? अगर मेरा सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर नहीं देखा बच्चों ने, और जिन्होंने देखा है उनको पता चल गया कि जीरो वर्क कब होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो यार जाके, वो देख लो जाके। मैं बताऊंगा तो यहाँ भी फिर भी आ जाओ, ठीक है। ठीक है, चाहे फोर्स इधर मारो, चाहे फोर्स आप इधर लगाओ, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखो जब सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो जीरो होता है। क्यों होता था? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती थी? सेंटर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? ऊपर की तरफ। अरे सेंट्रीपेटल में जब मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में, तो मैंने ये नहीं कहा था कि अंदर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है।
और टेंजेंशियल क्या लगती है इसका, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना बना 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। cos 90 क्या होता है बच्चों 0। तो क्या वर्क मेरा 0 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या वर्क 0 होगा। तो यही तो मैंने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं कर पाता, कोई वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। अच्छा, ये सब वर्क तो पढ़ लिया हमने बिल्कुल, ठीक है। जब आपका फोर्स कांस्टेंट था तब ये सारी चीजें हो रही थी। अब आपका फोर्स क्या है, वेरिएबल। फोर्स क्या है, वेरिएबल। मतलब क्या है कि फोर्स चेंज कर रहा है, फोर्स चेंज कर रहा है। फोर्स कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपको दूरी बढ़ानी है वैसे वैसे फोर्स चेंज कर रहा है। टाइम किसी के साथ फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्स क्या है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। मैं फोर्स को चेंज कर सकता हूं, कभी कम लगाया, कभी ज्यादा, कभी फिर कम, कभी और कम, कभी और ज्यादा। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क हमें निकालना है। तो कैसे निकाले, बिल्कुल आसान सी बात है। आपने मान लो ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर गए, और जो ग्राफ आया है ये वेरिएबल आपके शो दिखाता है कि आपने क्या लगाया भाई। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरिएबल। फोर्स क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल फोर्सेस है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, ये फोर्सेस है, ठीक है। वेरिएबल फोर्सेस है। अब देखोगे आप, जब आप ए पॉइंट पर थे, ये ए पॉइंट पर थे आप, ठीक है। ए पॉइंट पर थे, यहां पर मान लो आप यहां पर हो, मैंने बना दिया आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका डी, और आप थे ए पॉइंट पर। वेरिएबल फोर्सेस लगे आपके पास, वेरिएबल फोर्स आपके पास लगा। आप डिस्प्लेस होके कहां पहुंच गए मेरे प्यारे बच्चों, कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए पॉइंट सी पर। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने कितना वर्क किया। तो वर्क इज, अब देखो इसको निकालते कैसे बच्चों, क्या करते हैं ना, हम ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेते हैं बच्चों, ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेते हैं जिसकी लेंथ क्या होती है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डेल्टा एक्स। अब इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स को मैं जोड़ते जाता हूं, जोड़ता जाता हूं, जोड़ता जाता हूं। और जोड़ने का काम कौन करता है फिजिक्स में, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चों, जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम कौन करता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन। फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ने का काम, ठीक है। तो वर्क क्या होगा, देखो वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क क्या है ना, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब लिमिट लगा लो आप, कहां से कहां आपको देखनी है। अगर फाइनाइट वर्क है, फाइनाइट वर्क है मतलब पॉइंट से किया गया है ए से बी पर, ठीक है। तो फाइनाइट है तो लिमिट्स लगा लो, लिमिट वाली इंटीग्रेशन नहीं आती क्या, फाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सब बेसिक का पार्ट है बच्चों। बेसिक में ही तो पहला बताया था आपको कि बेसिक में ही तो सभी चीजें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कवर होगी, ठीक है। ग्राफ से भी आप निकाल सकते हो। ग्राफ से कैसे निकालोगे, अरे इसके अंदर का जो एरिया होगा वही आपको टोटल वर्क डन दे देगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ठीक है। ये ए बी सी डी ए, ठीक है। इसका एरिया जो होगा वही आपको क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा, ठीक है। वर्क डन के वेरिएबल फोर्स के द्वारा जब आप वर्क डन निकालते हो तो क्या आता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेट एफ डॉट डीएस। और डीएस क्या है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, डीएस छोटे का डिस्प्लेसमेंट को आपको फर्क, ठीक है। ये डीएस की वैल्यू, ठीक है, डीएस की वैल्यू एफ डॉट डीएस भी लिख सकते हैं बच्चों। बहुत केसेस में ना एफ डॉट डीएल भी लिखा होता है, तो कोई बात नहीं है, सेम चीज है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट करता हूं मैं इसको, चलो भाई नेक्स्ट क्या। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आती है भैया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। मैंने आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होते हैं सर, आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स स्टार्टिंग में बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनको बताओ ये होते क्या है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बच्चों जो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इनकी डिपेंडेंसी किस में होती है, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। आप किस पाथ से आ रहे हो वो नहीं मांगते, आप किस पाथ से आ रहे हो वो इनको नहीं चाहिए, उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मान लो यहां से, इसको सिंपल समझाने का तरीका, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं तो ध्यान दो इस बात को। मान लो आप यहां दिल्ली पर हो और आपका दोस्त कॉल करके आपको बुलाता है कि भाई मुंबई पे आ जाओ, मुंबई पे आ जाओ, मुंबई में आ जाओ, मुंबई में आ जाओ, मेरी शादी है, जल्दी आ जाओ मुंबई में, 1-2 दिन में आ जाओ जल्दी से मुंबई में।
अब आपका एक और फोन आया, ठीक है, आपकी मम्मी का फोन आया, ठीक है, या आपकी मम्मी का फोन आया, कहाँ से आया? दिल्ली, और ये मान लो गुजरात से आया, ठीक है, आपकी मम्मी का फोन आया गुजरात से, ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला कि मेरे से मिलके जाइयो, मेरे से मिलके जाइयो, आपकी इनिशियल पोजीशन दिल्ली है, ठीक है। अब आप पहले अपनी मम्मी से मिलके गए, ठीक है, फिर यहाँ गए, ठीक है, यहाँ फिर अपने दोस्त के पास गए, फिर अपने दोस्त के पास गए, पहले अपनी मम्मी से मिले एंड देन उसके पास क्या गए, अपने दोस्त के पास गए मुंबई में, ठीक है। अब आपका दोस्त जो है, आपकी इनिशियल पोजीशन ये है और आपकी फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। अब आपका दोस्त तो ये समझेगा कि आपने ट्रैवल कहां से कहां किया, दिल्ली से मुंबई। अरे आपके इनिशियल, उसे पता है ना कि आप इनिशियल में कहां पर हो, दिल्ली में, और आपको आना कहां है, मुंबई में। तो आपका दोस्त क्या समझेगा कि आपने दिल्ली से मुंबई ट्रैवल किया है, बस। अब वो उसे ये नहीं पता कि आप बीच में गुजरात भी होते हुए आए हो, गुजरात से भी होते हुए आए हो। तो यही तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वो ये डिपेंड नहीं करता, उसको मतलब ही नहीं है कि आप किस पाथ से आ रहे हो, कि किस पाथ से आ रहे हो, ठीक है। तो यही तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। पढ़ो, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of path followed between the initial and the final position, ठीक है। तो यही तो मैंने कहा कि आप मतलब किससे हो, आपका इस पाथ से कि दिल्ली से मुंबई में आने में आपने कितना वर्क किया, ठीक है। आपकी इनिशियल पोजीशन दिल्ली थी और आपका फाइनल पोजीशन क्या, मुंबई, ठीक है। तो ये किसमें ये जो वर्क होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स खाली पाथ इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर क्या करता है, डिपेंड में करता है, ठीक है। वो उससे मतलब ही नहीं है आप किस पाथ से आए हो, ठीक है, आप किस पाथ से आए हो, उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया? ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स आपने बता दिया। अब कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल देखो। सबसे पहला क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये भी क्या होता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और आपके फाइनल पोजीशन क्या है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी क्या, पोजीशन पर डिपेंड करता है। आठ सम एग्जाम, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के बच्चों एग्जांपल है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ये होते हैं। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इसे हाईलाइट कर लो यार, कोई बताता नहीं है लेकिन फिर भी काफी काम की चीज है और इससे जीमेल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2025 में, देख लो, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि कंजर्वेटिव फोर्स F डॉट dl इज इक्वल्स टू 0। सर क्या मतलब है इसका? सर क्या मतलब है इसका? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आपका कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जब भी लोगे आप, वो 0 के इक्वल आएगा, बिल्कुल बेशक चाहे कुछ भी हो। कंजर्वेटिव फोर्स का जब भी आप लाइन इंटीग्रल लेते हो क्लोज्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का जब आप पूरा लाइन इंटीग्रल लेते हो तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के। सेम यहां पर मैं देखूंगा कि जब आप कंजर्वेटिव फोर्स का क्या लेते हो बच्चों, कर लेते हो, जब आप कंजर्वेटिव फोर्स का क्या लेते हो, कर लेते हो, तो भी 0 आता है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट होते हैं। अगर आपका क्लोज लाइन इंटीग्रल कंजर्वेटिव फोर्स का 0 आता है तो जाहिर सी बात है जो उसका कर लोगे तो वो भी 0 के इक्वल आएगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? नोट करो इसको, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा जब उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। वो वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है, वो वर्क डन डिपेंड कर रहा है कि वो किस पाथ से आया, किस पाथ से आया, ठीक है, किस पाथ से आया। वो वर्क डन किस में डिपेंड कर रहा है कि वो किस पाथ से आया।
इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब ही नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से तो मतलब ही नहीं है। मतलब है कि उसने पाथ कौन सा चुना, किस पाथ से वो ट्रैवल कर रहा है, किस पाथ से वो आया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आपके पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ से आप आ रहे हो, किस पाथ से आपने वर्क किया। इसके एग्जांपल देखो तो सबसे पहला क्या आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है और विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है, वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल है। ठीक है, इस तरीके से विस्कस फोर्स लिक्विड पर लगता है। ठीक है, एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स ही होता है जो लिक्विड्स पे लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी होती क्या है बेसिकली, पहले यहाँ पर रखा हुआ है और मैं इसमें फोर्स भी लगा सकता हूँ। फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हो गया, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हो गया, मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं उस पेन पर फोर्स लगाता ही नहीं तब भी तो मेरे अंदर क्षमता थी कि मैं कुछ ना कुछ वर्क कर सकता हूँ, मैंने वो वर्क नहीं किया तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क की स्टोर्ड फॉर्म ही एनर्जी कहलाती है, वर्क की स्टोर फॉर्म ही एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ देखो एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखी है। ठीक है, बेसिकली यही होती है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी की कितनी एबिलिटी की वर्क कर जाए। ठीक है, अगर उसने वर्क किया तो उसके अंदर एनर्जी तो होगी। ठीक है, उसकी एनर्जी तो होगी। बेसिकली वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी पर। अभी आप आगे देखोगे ना, काइनेटिक एनर्जी, मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया, ठीक है, वो वर्क किस में चेंज हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर देखो यार, मैं कार पर बैठा हुआ हूं, मैंने फोर्स लगाया ब्रेक पर, सॉरी एक्सेलरेटर पर मैंने फोर्स लगाया, किसी भी चीज में फोर्स लगाया कार को, ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगाया, कार मोमेंट में आ गई, कार डिस्प्लेस हो गई, आगे चले गए अपनी जगह पे। ठीक है, मेरा सारा का सारा वर्क डन जो मैंने किया वो चेंज हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब मोशन आता है, तो मोशन आ गया ना, कार तो चलने लग गई। इस तरीके से बच्चों सारी चीजें कनेक्टेड है, सारी चीजें क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो एनर्जी भी स्केलर है, बिल्कुल जब वर्क आपका स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर है। ठीक है, इन्हें कहते हैं भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, भाई बहन, वर्क एनर्जी भाई बहन। साइन यूनिट ऑफ एनर्जी की जूल, अरे वर्क को आप जूल पे नाप रहे हो तो एनर्जी को भी जूल पे नापोगे। ठीक है, भाई बहन है। ठीक है, एक तरीके से। अब देखो 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10 की टू की पावर -7 जूल, पीछे बताया था वर्क के केस पर। ठीक है, एक कैलोरी, एनर्जी को कैलोरी में भी आप नाप सकते हो। ठीक है, तो एक कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, 4.2 जूल। ठीक है, नेक्स्ट 1 किलो कैलोरी, 1 किलो वॉट आवर। ये यूनिट्स याद रखो, ये यूनिट्स याद रखो भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूल वाली मैंने पहले बता दी थी आपको स्टार्टिंग में। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसकी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितने जूल होते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों को कन्वर्जन नहीं आता। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख सकते हो, 1.6 × 10 की पावर 19 जूल। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, सब ठीक। नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वही सेम बात, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट मोशन। मोशन के वर्च्यू के द्वारा आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है, वर्क करती है। मतलब मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया और वो चीज मोशन में आ गई तो आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज जो चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के ई, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी के ई ½ mv²। ठीक है, अब चाहे कहीं पे भी चले जाओ ये फॉर्मूला लगता है हर जगह, चाहे छोटा सा पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे रोटेशनल डायनेमिक्स है, चाहे लीनियर मोशन है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम लगेगा बच्चों, ये फॉर्मूला ½ mv²। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है भाई, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू √ यही होती है ना पी इज इक्वल टू √2m के होती है। अच्छा ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है कि P इज इक्वल टू √2m
के ई। इसको आप ड्राइव कर सकते हैं बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेरिवेशन है नहीं लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ चीजें कि हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, अब चीजों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चीजों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको मोमेंटम दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाओ P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mke, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mkv। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिंपल, आपके पास जितने पार्टिकल्स है उतने तक आपको क्या करना है, एड अप करते जाना है, जोड़ते जाना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या है कि हाफ सिग्मा आई एम आई वी आई का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास कितनी यहाँ से कहाँ जोड़ेंगे, अगर आपके पास 10 पार्टिकल्स है तो आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चला लो। m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m3 v3 का स्क्वायर और सो ऑन। ठीक है, अब एक और रिलेशन आती है, देखो दूसरी रिलेशन है ना, रिलेशन याद करो। पहले कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम की, और दूसरी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स के बीच पे रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी, vt डिवाइड बाय 2, vt डिवाइड बाय 2 वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज आपका टाइम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, देखो इस चीज को, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू vt डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी और फोर्स का के बीच क्या है, रिलेशन। आपको फोर्स पता है या फोर्स दे रखा है, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो सेम फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला और आ जाएगा। फोर्स पता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, निकल जाएगा आराम से, बिल्कुल बिल्कुल निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जब कभी भी आपकी पोजीशन पर चेंज आएगा, जब कभी भी आपकी पोजीशन क्या होगी, चेंज करेगी, तो वहां आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। आपके पास क्या आएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है बहन, by virtue of its position in a field of force or due to its configuration। जब कभी भी उसकी कन्फिगरेशन चेंज होगी या पोजीशन चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम्स इनटू प्ले। ठीक है, अब देखो, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बेसिकली हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल U से। ठीक है, U इस इक्वल टू क्या होता है, माइनस का वर्क, ये वर्क डन करती है, अगेंस्ट करती है। ठीक है, फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है आपको, कहां से कहां, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r, और किसको, किसका इंटीग्रेशन, f डॉट dr का। ठीक है, और यहाँ लगाओगे आप माइनस साइन। तो यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। बेसिकली हम ना पोटेंशियल एनर्जी निकालते क्या, रेफरेंस लेके निकालते हैं बच्चों, रेफरेंस लेके हम निकालते हैं। और जनरली अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करनी किसी पॉइंट ए पर, तो हम रेफरेंस लेते हैं किस चीज का, इन्फिनिटी का बच्चों। हम रेफरेंस लेते हैं किस चीज का, इन्फिनिटी का। मेरे को किसी पॉइंट ए पर निकालने तो मैं रेफरेंस लूंगा इन्फिनिटी के हिसाब से। ठीक है, अब लेकिन मेरे को ए और बी के बीच निकालनी है तो मैं रेफरेंस लूंगा इन दो पॉइंट का। लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट की लिमिट्स क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। ध्यान देना इस चीज में। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। हाँ, तो ये तो मैंने बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्केलर क्वांटिटी। ये चीज आप हमें बार बार मत बताओ, ये चीज सर आप हमें बार बार मत बताओ, हमें पता चल गई है कि जब वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर होगी। और एनर्जी के टाइप्स और पार्ट्स वो भी स्केलर होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर गिवन बिलो। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि देखो, सबसे पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं जीपीई। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, जीपीई। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, जीपीई।
और बच्चों ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इट इज द एनर्जी, अब देखो ये एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कोई चीज ऊपर जाती है, ठीक है, कोई चीज क्या आप ऊपर फेंकोगे, ठीक है, और धरती माउस को क्या नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, तो इसकी वजह से उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आती है और इसी की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम्स इनटू प्ले, ठीक है। तो इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इंटरेक्ट विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके इंटरेक्शन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। इस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, U इज इक्वल्स टू माइनस के Gm1m2 डिवाइड बाय R, ठीक है भाई, माइनस के Gm1m2 डिवाइड बाय R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ m1 एंड m2, m1 पार्टिकल या m2 यहाँ, और R इनके बीच की दूरी, ठीक है। अच्छा, इफ अ बॉडी ऑफ m, अभी दूसरा पॉइंट, ये जो मैं कवर करूंगा ना, ये मैं ग्रेविटेशनल में भी कवर करूंगा, ठीक है, ध्यान देना उस चीज को, आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान दो कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सरफेस ये होता है, इस अर्थ के सरफेस से मैंने क्या किया, एक बॉडी को h हाइट पर, इस सरफेस की h हाइट पर मैंने इस सरफेस को यहाँ रख दिया। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, इस टाइम आपको अर्थ प्लस बॉडी का दोनों का जोड़ना पड़ेगा कि अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, और बॉडी अगर h हाइट ऊपर गई अर्थ के सरफेस से तो उसमें कितना चेंज आया, ठीक है। तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में जो आपका फॉर्मूला निकलता है वो फॉर्मूला ये निकलता है जी, 1 मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में देखोगे आप, किस केस में, इस केस में जब देखोगे आप, तो आपको जो फॉर्मूला निकलता है वो mgh डिवाइड बाई 1 प्लस का h डिवाइड बाई कैपिटल R लिखता है, ठीक है। और अगर 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 आपकी जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस से बहुत ही छोटी है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा U इज इक्वल्स टू mgh पे कन्वर्ट हो जाता है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे ना तो तभी आता है ये फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो मैथ आपने पढ़ी है अच्छे से, जितने आप मैथ में अच्छे उतने ही आप फिजिक्स में अच्छे, होता है ना इंटरलिंक, जितने आप मैथ में अच्छे उतने आप फिजिक्स में अच्छे, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दूं, नोट करोगे आप तो रुक जाओ, ढंग से नोट करो, ठीक है, इसको ढंग से नोट करो, ठीक है, इसको आप ढंग से नोट करो। कहाँ गई शेप्स, ये लो, नोट करो, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। mgh डिवाइड बाई 1 प्लस का h डिवाइड बाई कैपिटल R, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h mgh इज रियली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर h इज, ठीक है। अब कंडीशन में ध्यान देना, अगर अर्थ की रेडियस तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, और वो हाइट आपकी जो अर्थ के सरफेस से जितनी हाइट पर गई हो वो हाइट बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू अर्थ के रेडियस से बहुत ही छोटी है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या हो जाएगी, mgh। ये हम चीज क्या कर जाते हैं, नेगलेक्ट कर जाते हैं बच्चों, नेगलेक्ट कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, r बहुत बड़ा और h बहुत छोटा, तो 1 प्लस समथिंग क्या आएगा, बहुत ही छोटा, जिसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज चोजन ऑन द ग्राउंड। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था ना पॉइंट पर कैसे, तो आप अर्थ के सरफेस पर हो तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अर्थ के सरफेस से या ग्राउंड में लिखा मैंने, ठीक है, अर्थ के सरफेस से आप क्या करते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, जितना आप ऊपर जाओगे अर्थ के रिस्पेक्ट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, ठीक है। इस तरीके से ये अर्थ है, जितना आप ऊपर जाओगे यहाँ पर आप कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से अर्थ के सरफेस से हम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब चार्जेस हम पढ़ते हैं ना कि चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि 12th का चैप्टर 1 है, 12th क्लास का चैप्टर 1 है, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से पूछा लो, काम तो एक ही है, ठीक है। U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R, सेम एज इट इज जो आपने ग्रेविटेशनल वाली देखी थी, बस मास की जगह क्या आ गया, यहाँ पर चार्जेस आ गई है, ठीक है, रेडियस वो एज इट इज, और कांस्टेंट चेंज हो गया ना, कांस्टेंट चेंज हो गया, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं बच्चों, इस कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट चलो, ये स्प्रिंग के पास होती है, अभी देखो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग तो देखी होगी आपने, खींची हुई इस तरीके से स्प्रिंग, इसको खींचते हो तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और छोड़ते हो तो इसकी पोजीशन वापस रिस्टोर हो जाती है, कंप्रेस इस तरीके से। तो आपने किया, इसको खींचा, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, छोड़ा तो पोजीशन वापस कम हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वर्क डन होता है, और वर्क डन सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है किस पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो वर्क डन इसमें कितना होता है, हाफ kx², क्या होता है, हाफ kx², ठीक है, क्या होता है, हाफ kx²। मैंने बताया था इसका वर्क डन सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आई हाफ kx², ठीक है। ये x क्या है, x क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्प्रिंग कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, और k क्या है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग ये अपना स्प्रिंग का क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है भाई। अच्छा, इसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पहला बात आती है हाफ kx²। अब देखो कि इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी x1, और जब आपने इसको खींचा तो उसकी पोजीशन यहाँ पर लंबी हुई, वो एक्सटेंशन हुआ और x2 पोजीशन पर आ गई, ठीक है। इस केस में जब वर्क डन हुआ, वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, हाफ के x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब जो ये वर्क डन हुआ, ये सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या है कि इस केस में हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस के x1 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो आएगी, हाफ के x2 का स्क्वायर, x2 पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर रहे हैं हाफ के x1 का स्क्वायर, इनिशियल पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सेम केस बच्चों, मजा आ गई। अब वर्क एनर्जी थ्योरम, भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यार, सब चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं स्टार मार रहा हूँ उसमें, स्टार, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, सिस्टम, अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दोनों लग रहे हैं, दोनों सिस्टम में फोर्सेस लग रहे हैं। तो नेट वर्क डन पूछा है आपसे, नेट वर्क डन बता दो सिस्टम का मेरे को। तो जो नेट वर्क डन होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है, किसके इक्वल आता है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि वर्क डन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है प्लस वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, इन दोनों का जो वर्क होगा वो नेट वर्क डन देगा। अब वही नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है, वही नेट वर्क डन किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाते, इसको समझ तो लेते बच्चे इसको समझ लेते हैं, लेकिन इसको लगाना नहीं आता, ठीक है। इसको लगाते कैसे मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल से समझो चीजों को, एक एग्जांपल से आप चीजों को समझोगे, ठीक है। ये देखो इस केस में इस तरीके से, ठीक है, एक स्प्रिंग जुड़ी है, स्प्रिंग क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग रहा है, मैंने इस ब्लॉक को खींचा, ठीक है, खींचा, स्प्रिंग ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, खींची स्प्रिंग की क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई, पोटेंशियल एनर्जी आई, इसका मतलब उसने वर्क डन किया होगा। वर्क डन कैसा हुआ, कंजर्वेटिव, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव, ठीक है। अब देखो इसमें फ्रिक्शन भी लगा, इसमें क्या लगा, फ्रिक्शन भी लगा, मान लो ये इसका अटैच है इस तरीके से,
ठीक है, ये इस तरीके से अटैच है। ठीक है, अब ब्लॉक में फ्रिक्शन भी लगा, ब्लॉक में फ्रिक्शन भी लगा, ब्लॉक और सरफेस के बीच में क्या फ्रिक्शन भी लगा, और फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस सिस्टम का नेट वर्क डन बताओ, कि नेट वर्क डन इस सिस्टम ने कितना किया। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो काफी थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, कैसे निकालेंगे हम। अरे आपसे नेट वर्क डन पूछ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स भी प्रेजेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी प्रेजेंट है, तो नेट वर्क डन किसके इक्वल आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर आप निकाल दो तो वही तो नेट वर्क डन है। अरे वही तो नेटवर्क डन है, वही तो नेटवर्क डन है। आपको मतलब नहीं कि ये फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, आपको मतलब नहीं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया। ठीक है, आपको मतलब किससे है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज कर गई, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आई, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो आपको नेटवर्क डन दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से आते रहेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैं आपसे चीजें कहता हूं कि भाई फॉर्मूला चेंज नहीं होता कभी भी, फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला दे दिया आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम दे दी, क्या थ्योरम अब 2026 या 7 पर या 28 पर क्या वर्क एनर्जी थ्योरम बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, सेम है, सेम है। बदलेंगे क्या, बदलेंगे क्या, क्वेश्चंस बदलेंगे भाई, क्वेश्चंस बदलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट तो सेम ही है, कंसेप्ट तो सेम ही है। ठीक है, यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, स्टार्टिंग से यही तो समझा रहा हूँ। ठीक है, यही तो समझा रहा हूँ मैं। चलो भाई आगे 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 देखो। हाँ ठीक है, चलो ये क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट का मतलब क्या है, क्रिएट का मतलब क्या होता है कि बनाना। क्या मैं आपसे कहता हूं कि चलो यार 25 किलो जूल एनर्जी बना दो, क्या आप क्रिएट कर सकते हो अपने आप, अपने हाथों से? जैसे आप मटका बनाते हुए देखा है ना, मटका बनता है इस तरीके से, मिट्टी रखी है इस तरीके से मटका बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी। अब मैं आपको कह रहा हूँ वैसे ही उसी तरीके से चलो कोई भी तरीका अपनाओ आप, लेकिन एनर्जी बना दो, एनर्जी बना दो। मेरे सामने एनर्जी बना के दो तो बना दोगे? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉय। सेम चीज जिसे आप बना नहीं सकते तो उसे डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? अरे जो चीज आपने बनाई नहीं है तो उसको आप डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? सोचने वाली बात है ना, लॉजिक है भाई, लॉजिक है, लॉजिक है कि अगर जिस चीज को आप बना नहीं सकते तो उस चीज को डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या एनर्जी के केस में भी होता है, या मास के केस में भी होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तभी मास और एनर्जी आपस में रिलेट कर जाती है। और बच्चे को पता है, बच्चे को पता है E = mc², एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc², एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे कहते हैं बच्चों एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब पता चली चीजें कैसे लिंक है। जब एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ सेम है तो मास का भी सेम होगा। इसका मतलब एनर्जी और मास आपस में एक दूसरे से जुड़ी होगी, बिल्कुल जुड़ी है। वो जो रिलेशन किसने बताया? हमारे ग्रेटेस्ट गुड साइंटिस्ट कहते हैं उन्हें, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, एल्बर्ट आइंस्टाइन। E = mc²। ठीक है, बेसिकली आइंस्टाइन का जो मोटिव था आइंस्टाइन ने दिया गया था। ठीक है, E = mc²। चलो वापस अपने टॉपिक में आ जाओ, वापस अपने टॉपिक में आ जाओ। E = mc² जो आइंस्टाइन की है वो बताऊंगा आपको मॉडर्न फिजिक्स में, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे उस चीज के बारे में। ठीक है, अच्छा, when the forces acting on the system are conservative in nature, the mechanical energy of the system remain constant। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही प्यारी लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत ही प्यारी लाइन। अगर सिस्टम में सारे कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, अगर सिस्टम में सारे कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, तब सिस्टम का जो नेटवर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है?
तब सिस्टम की टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की कंजर्व रहती है। इसका मतलब क्या, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल टोटल एनर्जी। अगर सिस्टम में खाली कंजर्वेटिव वर्क प्रेजेंट है, सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, खाली कंजर्वेटिव वर्क प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ो, देयर आर फिजिकल सिचुएशन वेयर वन और मोर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। कुछ कंडीशंस आती है, मैंने आपको कंडीशन पीछे केस बताया था ना, कि जहां पर एक नॉन कंजर्वेटिव या एक से ज्यादा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं सिस्टम पर, तो बट लेकिन उनके द्वारा जो वर्क डन किया है, नेट वर्क डन बाय देम इज जीरो। उनके द्वारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो इस केस पर भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। रे हमने क्या पढ़ा था, WC प्लस का WNC, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा था ना। सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव वर्क द्वारा जो वर्क किया है वो जीरो है, तो ये WC किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और आपको अभी भी मैंने बताया था कि अगर सारे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं सिस्टम पर, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। हाय शाबाश, चलो भाई आ गई फीलिंग, फेल लेते रहो, चलो ठीक है। सिस्टम क्या आ गई है, चलो 30 सेकंड का एक मिनी ब्रेक लेते हैं, 30 सेकंड का एक मिनी ब्रेक लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हाथ वाथ उंगलियां चटका लो, आप भी थके होंगे काफी, ठीक है। मैं भी कर लेता हूँ जरा सा। अच्छा जी, अच्छा भाई, ठीक है। चलो अब आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पावर पढ़ेंगे, पावर। पावर पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, कि किस रेट से आपकी एनर्जी क्या हो रही है, किस रेट से आपकी एनर्जी क्या कर रही है, घट रही है, बढ़ रही है, किस रेट से। तो पावर इज इक्वल टू क्या होते हैं, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, कि कितने समय तक वो चीज कर पा रहे हो आप, वो आपकी पावर है। अरे भाई, मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, किसी चीज को, मेरे को किसी ने बोला है कि भाई धक्का दो इस कार को, इस यहाँ पर आपके पास गाड़ी है, कार है, इस कार को धक्का मारो। मैंने कहा मैं धक्का मार दूंगा, ठीक है, लेकिन पैसे लूंगा। मैंने कहा मैं धक्का मार दूंगा लेकिन पैसे लूंगा, मान गया वो, ठीक है। मैं कार को धक्का मार रहा हूँ, अब टाइम है, उसने बोला 30 मिनट 30 मिनट तक मैं धक्का मार गया हूँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं इतना वर्क कर सकता हूँ 30 टाइम तक। तो मेरी पावर क्या है, पावर क्या होती है आपकी, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अरे कितने समय के लिए, कितने समय तक आप इस कार में धक्का मार सकते हो, यही तो आपकी पावर है। सिंपल सिंपल। फीलिंग भी ले लेना, फीलिंग मतलब ऑब्जर्वेशन लेना, थिंकिंग अप्रोच लगाइए आपने। कार सामने रखी हुई है, मैं कह रहा हूँ आपसे जरा धक्का मार दो यार, कार चल नहीं रही मेरी, पीछे से धक्का लगाओ, ठीक है, ठीक है। अब 5 मिनट से धक्का मार ही रहे हो, ठीक है। अब आपकी बॉडी पेन करने लगी, अब आप कह सकते हो कि अब मैं धक्का नहीं मार सकता। टाइम इज इक्वल टू क्या आया, 5 मिनट, मतलब 5 मिनट तक आपने कार पर जितना धक्का मारा, जितना फोर्स लगाया, ठीक है, और कार जितना डिस्प्लेस आगे गई, आगे जाती गई, तो 5 मिनट में आप जितना वर्क डन कर सकते थे कार को मूव कराने में, वही तो आपकी पावर हुई। पावर इज इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। और बच्चे को अब पता चल चुका है कि वर्क और एनर्जी आपस में रिलेट है, चाहे वर्क बोलो सर या चाहे एनर्जी बोलो, बात तो एक ही है। तो पावर इज इक्वल टू क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। लो, अरे जो आपका वर्क होता है ना, वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। धक्का मार के कार चलने लगी तो वर्क डन, मेरा सारा वर्क डन कहाँ कन्वर्ट हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, कार की काइनेटिक एनर्जी में। हो गया कि नहीं हो गया, यस सर नो, बिल्कुल यस। चलो मैं रबड़ मिट रही है, मिट जा भाई, मिट जा। पावर पावर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे 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 आगे, हाँ पावर, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, पावर भी क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल स्केलर है। अरे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम लिख रहे हैं ना, वर्क अपॉन टाइम लिख रहे हैं ना। क्या टाइम के पास डायरेक्शन है, नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड है।
वर्क के पास डायरेक्शन है? नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड है। अरे जब इन दोनों के पास ही डायरेक्शन नहीं है तो पावर कैसे वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी? लॉजिक है ना, कॉमन सेंस। पावर कैसे वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी? पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो इंस्टेंटेनियस पावर क्या? पावर की देखो एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। एक वॉट को कैसे लिख सकते हैं? वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में, टाइम को करते हैं सेकंड पे। पावर आपकी आती है 1 जूल पर सेकंड। पावर क्या निकल के आती है? पावर इज इक्वल टू क्या आती है? 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, 1 जूल पर सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? अरे किस बहुत ही छोटे समय के लिए आपने बहुत ही छोटा वर्क डन किया, आपके पास बहुत ही छोटी पावर आई, वही छोटी पावर क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई चीज है? बहुत ही छोटे समय के लिए मैंने बहुत ही छोटा वर्क डन किया, अब मेरे पास जनरेट हुई बहुत ही छोटी पावर, बहुत ही छोटी पावर। ठीक है, तो पावर इंस्टेंटेनियस क्या आता है? dw डिवाइड बाय dt इसी को क्या? वर्क को कैसे लिखते हैं? छोटा सा वर्क किया है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स डॉट ds। ds मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स एज इट इज और ds बाय dt। ds बाय dt क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वेलोसिटी नहीं आता। अरे यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो पावर का नया फॉर्मूला मिल गया। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स डॉट वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू क्या? फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पावर और फोर्स पर क्या मिल गया आपको? रिलेशन मिल गया। फोर्स मालूम है आपको कि कितना फोर्स लग रहा है, पावर पूछ रहा है निकालने के लिए, निकाल देंगे। अरे बेशक निकाल देंगे भाई। पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट एफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सम अदर कॉमनली यूज यूनिट्स तो सारी देखो भाई, यूनिट्स का में यूनिट्स तो सीबीएसई वाले भी देखो और जीमेन वाले भी देखो, सब देखो। 1 किलोवाट पावर 10 टू पावर 3 वॉट। ठीक है, और 1 मेगा कहते हैं इसको, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 वॉट। ठीक है, चलिए आगे। पावर के बाद खत्म हो गई पावर। अरे भाई कोलिजन, अब होंगे आपसी टकराव। अब क्या होंगे? चीजें होंगी अब कोलाइड। कोलाइड मतलब अब चीजें टकरेंगी। चीजें क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टकरेंगी। और जब कभी भी दो चीज टक्कर मारती है, जब कभी भी दो चीज क्या करती है? टक्कर मारती है, तब या तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है या फिर मोमेंटम, दोनों ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। मान लो ये कार यहाँ पर है, CAR कार, और ये है ट्रक, ये है मेरे प्यारे बच्चों ट्रक। ठीक है, एक का मास कम, एक का मास ज्यादा। ट्रक का मास ज्यादा तो ट्रक कम वेलोसिटी से चल रहा होगा, कार का मास कम तो कार बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो ये तो बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इस केस में कार टक्कर मारेगी। ट्रक तो मार ही नहीं सकता, ट्रक की तो वेलोसिटी कम है। कार ने इसको टक्कर मारी, कार ने इसको टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद क्या हुई? कार पूरी तरीके से पिचक गई, कार पूरी तरीके से पिचक गई। अरे इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास मास है, तो इसके पास मोमेंटम नहीं होगा? क्या होगा जी? m1v1 मान लेते हैं इसको, m1v1। ये चीज चल रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी सर, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब जो ये ट्रक भी थोड़ी ना रेस्ट पर है, ट्रक रेस्ट में थोड़ी है, ट्रक भी चल रहा है, तो ट्रक के पास भी उसका मोमेंटम होगा m2v2। ट्रक के पास भी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, क्या होगी? हाफ m2v2 का स्क्वायर। लो भैया, ठीक है। जब ये कोलाइड करेंगे तो दो तरीके से पॉसिबल कंडीशन होगी, या तो इलास्टिक कोलिजन होगा, या तो क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। मतलब टकराने के बाद, टकराव के बाद ट्रक इधर कार इधर, मतलब दोनों अलग दिशा में चले जाएंगे, दोनों एक वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। मतलब कार टकरी ट्रक पर तो ट्रक गया वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी किससे? v1 पर, इसको u मान लेते हैं। ठीक है, और कार भी दूसरी वेलोसिटी v2 पर, दोनों के पास क्या गई? अलग अलग फाइनल वेलोसिटी मिल गई। इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन कैसा है? बिल्कुल इलास्टिक है। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि ट्रक और कार चिपक गए आपस में, क्या हो गई?
ट्रक पूरे कार ट्रक के अंदर पूरी तरीके से घुस गई। अब घुस गई तो ये ट्रक का ही कार और ट्रक जो कार है वो ट्रक का ही पार्ट बन गई। अब ट्रक जिस स्पीड से जाएगा वो सेम स्पीड कार की भी होगी। इसे कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है भाई, टकराव। अब चीजें टकरेंगी। अब जब चीजें टकरती है ना तो यहाँ तो देखो कॉजिंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज होता है और मोमेंटम का पक्का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, मोमेंटम भी एक्सचेंज होती है, आपस में चेंज होती है, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो दो केसेस में रहते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक ही डायमेंशन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन कोलिजन कहते हैं ना। अरे सीधी रेखा पर हो रहा है हर चीज। हर चीज क्या हो रही है? सीधी रेखा पर, रोड पर हो रही है। ठीक है, इस तरीके से सीधी रेखा। एक्स एक्सिस पे खाली हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन। ठीक है, तो इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अब देखो पॉइंट कि जब कभी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, जब कभी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, आपका टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, ध्यान दो इस बात को, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। पहली बात, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कंजर्व होगा। दूसरा क्या कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की भी कंजर्व होगी। ठीक है, यही होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में दो चीज पहले से ही आ जानी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही। अरे क्वेश्चन को पढ़ते ही दो चीज दिमाग में आ जाने चाहिए। अरे इलास्टिक कोलिजन उसने कह दिया परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आपके दिमाग में दो चीज आई। क्या चीज आई? कि इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है तो पहले से ही कंजर्व होती है। सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है? पहले से ही कंजर्व होती है। ठीक है, तो मेन पॉइंट दो ही थे, इसका टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये आपको लगाना है। इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? वो भी कंजर्व रहेगी, ये भी आपको लगाना है। आधा क्वेश्चन वहीं पे समाप्त, आधा क्वेश्चन वहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आधा क्वेश्चन क्या होगा? आधा क्वेश्चन क्या होगा? फिर आधा पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अरे 50% पार्ट आपने यहीं पे सॉल्व कर दिया। आपको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा के, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगा के 50% क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व कैसे करोगे? 25% क्या करोगे भैया? 25% क्या करोगे? मैथ करोगे, मैथ लगाओगे आप, मैथ। ठीक है, और 25 क्या करोगे आप? अप्रोच लगाओगे, उस थिंकिंग अप्रोच लगाओगे। क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? थिंकिंग अप्रोच लगाओगे। किस तरीके से वो सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व किया जाता है, किया जा सकता है, कम समय पर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, हो गई बात। अरे भैया थक गया मैं भी, चलो आगे पढ़ो क्या। ठीक है, हाँ ये चीज हो गई। देखो बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले m1 जा रहा था u1 वेलोसिटी से, m2 जा रहा था u2 वेलोसिटी से। अब कॉमन सेंस कि यार अगर कोलिजन होना है तो ये u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। अरे तभी तो टक्कर मारेगा ये m1, तभी तो टक्कर मार पाएगा अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी u2 से। ये खुद कम वेलोसिटी से जा रहा है, ये खुद m1 अगर कम वेलोसिटी से जा रहा है तो m2 क्या ही टक्कर मारेगा, क्या ही टक्कर मारेगा। ठीक है, तो अब टक्करने के बाद क्या होता है? देखो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होता है कि v1 मास 1 v1 वेलोसिटी से जाता है और मास 2 v2 वेलोसिटी से जाता है। इनकी वेलोसिटीज में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। वेलोसिटीज में चेंज क्यों आता है? क्योंकि भैया इन्होंने कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे का क्या किया होगा? एनर्जी ट्रांसफॉर्म की होगी, एनर्जी एक्सचेंज की होगी। किसी ने कहा होगा अरे थोड़ी एनर्जी तुम ले लो यार, थोड़ी मैं ले लेता हूं, और अपनी वेलोसिटी बढ़ाओ, अपनी वेलोसिटी बढ़ाओ। या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसने कहा, मास m1 ने कहा कि सारी एनर्जी मुझे दे दो, तुम एनर्जी लो ही मत, तुम रेस्ट में आ जाओ यार। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो आगे पढ़े बताऊंगा मैं आपको। ठीक है भाई, चलो भाई इसके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं? सिंपल, आपको दो ही चीज है इसमें। पहली चीज
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। बस यही दो चीज लगाओ, जो फॉर्मूला आया कोई सा भी क्वेश्चन आया ये दो चीज लगाओ, आंसर आएगा, आंसर हमेशा आएगा। लिख लो इस बात को। नेक्स्ट क्या है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या होता है, किस वेलोसिटी से वो दोनों अप्रोच कर रहे हैं, u1 माइनस u2। रिलेटिव में माइनस का साइन तो आता है भाई, रिलेट करनी चीजें, तो u1 माइनस के u2 इज ऑलवेज इक्वल टू v2 माइनस के v1। ये केस भी यार, ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब किस वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v2 माइनस के v1। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? हाँ जी समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला, अब देखो ये फॉर्मूला देखो ड्राइव कर कैसे होगा। ड्राइव मैंने पहले बता दिया था आपको कि दो ही चीज से, आपको दो ही चीज पता है, उन दो चीजों से आप इसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फॉर्मूला याद भी मत रखो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है आप फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, नहीं मत रखो। आप दो कंसेप्ट याद रखो बस, कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है सिस्टम की। बस ये दो चीजें आपको पता है, और ये दो चीजें आपको अच्छे से लगाना आता है। बस मत करो फॉर्मूला याद, जरूरत भी नहीं है फॉर्मूले की, फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई। तो मेरे को दो कंसेप्ट आते हैं, मेरे को पता है कि भाई इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो दो चीज तो पक्का है, क्या कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। बस ये दो चीज मेरे को पता है, फॉर्मूले की मेरे को जरूरत नहीं है। अरे फॉर्मूले की मेरे को जरूरत नहीं है, फॉर्मूले बड़े लोग करते हैं, हम तो ऐसे काम करवा लेते हैं कंसेप्ट पढ़ के, ठीक है। जितना कंसेप्ट आप स्ट्रॉन्ग करोगे, फॉर्मूले की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, अभी 1 डायमेंशन में था, मतलब 1 डायमेंशन मतलब सीधी रेखा, अब यहाँ पर हो रहा है 2 डायमेंशन, मतलब सीधी रेखा भी और परपेंडिकुलर रेखा भी, ठीक है। 2 डायमेंशन यही होता है, ये इधर भी, ये एक्स एक्सिस पे होगा और वाई एक्सिस भी आपके पास होगा, 2 डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, सेम चीज, अरे अब 1 डायमेंशन में करो, अब 2 डायमेंशन में करो, सेम कंसेप्ट, टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, पहली बात, और टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी, दूसरी बात, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन से पहले ऐसा था, कोलिजन हुआ तो ये मास m2 है, अच्छा ये m1, अच्छा इस m2 से टकराया और मास m1 v1 वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए चला गया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए चला गया। सेम मास m2 v2 वेलोसिटी से फाई एंगल बनाते हुए चला गया, हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बनाते हुए चला गया, ठीक है। सेम केस कि सिस्टम का बिफोर कोलिजन सिस्टम का एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी थी, वो आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, इक्वल होगी, बस। अब वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ तो है ही नहीं, अरे स्टार्टिंग में देखोगे ना तो यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग ना ही इनिशियल मोमेंटम है, ना ही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या हो गया, जीरो इज इक्वल्स टू क्या, सिस्टम का इस आफ्टर कोलिजन के बाद उसकी वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आई होगी, तो उसके अलोंग क्या होगा, मास 1 का, उसके अलोंग लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मास m2 का क्या होगा, उसके अलोंग लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, बस, ठीक है भाई। सेम चीज चाहे 2D है चाहे 1D है, सेम चीज, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में आई बात बैठ जाए कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा, चाहे 1 डायमेंशन में हो चाहे 2 डायमेंशन में हो, ठीक है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, पहली बात। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, दूसरी बात। चलो अब इसको नेक्स्ट करो और इनलास्टिक पे आओ। अब यहां मैंने लिख रखा है, देखो किस तरीके से इसको लगाना है। मैंने सेम बताया कि अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग आप देखोगे कि सिस्टम का
जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्वेशन लगाओ, m1 u1 प्लस का m2 u2 m1 v1 cos थीटा। अब देखो v1 कंपोनेंट बनाना, v1 का वेलोसिटी का x कंपोनेंट लोगे तो x कंपोनेंट जब भी आप लोते हो हॉरिजॉन्टल पर उसके साथ cos थीटा लिखते हैं। ये मैंने आपको रिजोल्यूशन बताया था वेक्टर्स का। जिसने स्केलर एंड वेक्टर्स नहीं देखा लेक्चर, जल्दी से पहले स्केलर एंड वेक्टर्स देख के आओ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो m2 v2 cos फाई, सेम चीजें भाई, सेम चीजें। अलोंग y एक्सिस अभी बताया मेरे प्यारे बच्चों कि y एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले ही x एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। y एक्सिस के अलोंग मूव कर ही नहीं रहा, तो कहां से मोमेंटम जनरेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सेम एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज, मतलब कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। सारी चीजें आपको पता है, कुछ भी वैल्यूज पूछेगा आप निकाल दोगे आराम से, हंसते 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 हंसते, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक में आ जाओ। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब कोलिजन इस तरीके से हो रहा है कि जो बॉडी कोलाइड करी वो चिपक गई है दूसरी बॉडी के साथ, क्या कर गई है, चिपक गई है। और चिपक गई है तो वो दूसरी बॉडी का ही तो पार्ट हुई, दूसरी बॉडी का ही तो पार्ट बनी। और तो जाहिर सी बात है उन दोनों के पास एक ही वेलोसिटी होगी क्योंकि अब वो दोनों बॉडी अलग अलग नहीं रही, वो दोनों चिपक गई और इस एक बॉडी सिंगल बॉडी पे कन्वर्ट हो गई, तो उसके पास एक ही वेलोसिटी तो आएगी। तो यही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों, m1 u1 प्लस का m2 u2 इस इक्वल्स टू क्या होता है भाई, m1 प्लस का m2, दोनों मासेस चिपक गए और वेलोसिटी v1 निकाल लो, यही तो है। अरे भाई यही तो है, ठीक है। तो सारी चीजें यहां लिखे, कॉमन स्पीड किस स्पीड के साथ मूव करेंगे, ये लो सेम चीज, सेम चीज, लॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, देखो यहां पर फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लेकिन इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है तो आप वैसे ही कर दोगे क्वेश्चन, बिना फॉर्मूले के क्या कर दोगे आप, क्वेश्चन कर दोगे, कंसेप्ट पता है आपको। इन इलास्टिक कोलिजन का पहला कंसेप्ट देखो, सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी कह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी नहीं कह रहा, टोटल एनर्जी कंजर्व है, वो चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, वो तो कंजर्व ही रहेगी टोटल एनर्जी हमेशा, आपको पता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या था, अच्छा इसका पहला क्या था कि इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, पहली चीज आप यही लगाओगे। क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट हुआ आप यही लगाओगे, इन इलास्टिक का न्यूमेरिकल आया आप यही लगाओगे सबसे पहले, कुछ नहीं पढ़ो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा इन इलास्टिक कोलिजन, अरे भाई आप छूटते ही लिखो, क्या लिखोगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, और लगाओगे लीनियर मोमेंटम लगाओ, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व नहीं होती, मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता है, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी कितने लॉस कर गई वो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से कर लिया तो आप वैसे ही निकाल दोगे फॉर्मूला, आप खुद अपने आप ड्राइव कर दोगे, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला याद करो तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो कोलिजन वगैरह हो गया, चलो इलास्टिक हो गया ना। अब कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मतलब इसको ई से डिनोट करते हैं, और ये ई की वैल्यू आपको बताता है, क्या बताता है कि आपको जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, या फिर सिंपल इलास्टिक है, या सिंपल इनइलास्टिक है। तो क्या केस है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेशियो होता है बेसिकली, किसका रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, और किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू क्या होती है, v2 माइनस के v1 डिवाइड बाय u1 माइनस के u1 माइनस के u2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब देखो कंडीशन इसकी
कि पहले केस अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो आपको ई की वैल्यू 1 लेनी है, ई की वैल्यू 1 लेनी है तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल आ जाते हैं आपस में। मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया था जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया था, बिल्कुल बताया था, याद आ गई चीजें। फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जब कभी भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा ई की वैल्यू 0 हो जाती है, ई की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर यहाँ ई 0 डालोगे तो ये u1 माइनस u2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो 0 हो जाएगी और v2 इज इक्वल्स टू v1 आ जाएगा। ध्यान दो, v2 इक्वल्स टू v1 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पार्टिकल, जो सिंगल बॉडी है वो एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब v2 इक्वल्स टू v1, जितनी आपकी v1 की वेलोसिटी उतनी v2 की वेलोसिटी। मतलब क्या? एक ही वेलोसिटी, ठीक है, एक ही वेलोसिटी। पार्शियली इलास्टिक, देखो पार्शियली इलास्टिक कह सकते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको? इनइलास्टिक। परफेक्टली नहीं कह सकते भाई, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 होती है। ये क्या है? पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली मतलब आधा आधा आधा। तो अगर पार्शियली इलास्टिक है और इसका दूसरा नाम क्या है? ओनली इनइलास्टिक, खाली इनइलास्टिक, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज लाई करती है वो कहां से कहां लाई करती है? ई 0 से बड़ी होती है ई, और 1 से छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, 4th वाला पॉइंट। और नेक्स्ट वाला क्या है कि अगर आप रिलेट करना चाहो चीजों को ई की वैल्यू में तो वो भी आप कर सकते हो, उसके लिए भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला की याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कह रहा आपसे कि फॉर्मूला याद करो, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि कंसेप्ट ध्यान से पढ़ो, कंसेप्ट ध्यान से सीखो। अगर कंसेप्ट सीख लिया तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूले कुछ नहीं है। आप बिना फॉर्मूले से क्वेश्चन कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे भाई, कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट, अब शायद इसके क्वेश्चन रहेगा ये क्या? नहीं जी, अच्छा ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये v2 कोएफिशिएंट मतलब रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में लिख रखा है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी मैंने फॉर्मूला कवर किए हैं सारे के सारे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कंटेंट दे सकूं आपको, जितना भी इसमें फॉर्मूला है सारी चीजें बता सकूं, ठीक है। ठीक है भाई, तो मेन मुद्दा यही है, आपका एम तो यही होना चाहिए, आपका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट। क्योंकि आप फॉर्मूले इतने हैं फिजिक्स में, तो कितना जी फॉर्मूले आप याद कर सकते हो? 100-200 फॉर्मूले आप याद कर सकते हो क्या? ठीक है, लेकिन कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट आप सीख सकते हो। कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो ये लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो भाई, ये तो हो गया था। ये आफ्टर कोलिजन है, फाइनल वेलोसिटी बता दिए। फाइनल वेलोसिटी अगर m1 m2 बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सिंगल बॉडी पर कन्वर्ट हो गए तो v की वेलोसिटी क्या होगी वो हमने निकाल ली, ठीक है। रेशियोज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बहुत सिंपल, फॉर्मूला की याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। अरे कोलिजन हो गया, उसका निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी निकालना नहीं आ रहा, हाफ mv², ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि अगर कोलिजन हुआ तो उसकी जो एनर्जी है उसका लॉस बता दो, उसका लॉस बता दो, या फ्रैक्शन लॉस बता दो कि परसेंटेज में कितना फ्रैक्शन उसने एनर्जी का लॉस किया। तो क्या होगा? कुछ नहीं, के ई इनिशियल, उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है माइनस करोगे आप के ई फाइनल, उसकी फाइनल एनर्जी कितनी है डिवाइड करोगे आप के ई इनिशियल से। परसेंटेज पूछ रहा है तो बच्चे को मालूम होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके परसेंटेज मिल जाता है, ठीक है। रिबाउंडिंग ऑफ ए बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लोवर, ठीक है। अभी और चीजें हैं इसमें, ठीक है। ये चीजें शायद, ये जो मैं चीज है ना, ये रिबाउंडिंग ऑफ ए बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लावर, ये एडवांस में ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी एडवांस में, ठीक है। इसके जी एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टाइल से भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं, प्रोजेक्टाइल और कोलिजन को मिक्स करके भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेशक पूछे जा सकते हैं एडवांस में, ठीक है। जी मेंस में शायद इस साल पूछ ले, जी मेंस में शायद इस साल पूछ ले, कुछ साल पूछा है, 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर चेक किए थे तो 1-2-3 क्वेश्चन इसके पूछे हैं, ठीक है। बेसिकली तो कर लेते हैं इसको भी कवर। देखो क्या है, रिबाउंडिंग ऑफ ए बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लावर। मान लो इसका मतलब क्या होता है, आपके पास एक बॉल होती है ना, एक बॉल, स्टिकी बॉल कहते हैं उसको, मतलब आप ऐसे छोड़ोगे जमीन पे टकराती रहती है,
टकराती रहती है और जाती रहती है, मतलब फ्लोर पर टकर के जाती रहती है। इस तरीके से बच्चों अगर मैंने उस बॉल को छोड़ा तो यहाँ पर पहले टकराई एक बार, फिर कुछ हाइट जंप करेगी, फिर टकरेगी, फिर कुछ जंप करेगी, फिर टकरेगी, इस तरीके से। तो टकरी, फिर जंप करी, फिर टकरी, फिर जंप करी, फिर टकरी, फिर जंप करी, फिर टकरी, फिर जंप करी, ठीक है। इसे कहते हैं रिबाउंड। रिबाउंड हो रही है फ्लोर में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड, मतलब उसने कितने बार फ्लोर को छुआ, कितनी बार फ्लोर को रिबाउंड किया, nth बार, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 और ये 6 बार उसने रिबाउंड किया, 6 बार उसने क्या किया, रिबाउंड किया। तो वेलोसिटी पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ 6th रिबाउंड बताओ कि रिबाउंड 6th रिबाउंड की वेलोसिटी क्या होगी बॉल की, वो पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला क्या है, e टू की पावर n अंडर रूट 2g h नॉट, 2g h नॉट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला ये रहा सिंपल। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, हाइट कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड, nth रिबाउंड के बाद, ये nth मतलब 6th रिबाउंड के बाद उसने कितनी हाइट कवर करी, वो है hn। वो हाइट किसके इक्वल आएगी, e की पावर 2n मल्टीप्लाई h नॉट। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट, इसमें भी जो भी क्वेश्चन आएगा, जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस का मतलब क्या है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आपको कुछ नहीं निकालना, सीधा डायरेक्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए बच्चे इस चीज को, इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं ना, इसलिए डायरेक्ट वाला जिसमें जल्दी आंसर आते हैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद है, वैल्यूज पुट करो और आंसर आ गया, बस इस तरीके से। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग, अच्छा टकरने के बाद टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉल ने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी बॉल रेस्ट पर आन, देखो स्टॉप, रुकने से पहले। अब देखो मैं बॉल लाया, इस बॉल को चला, टक 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 6 बार इसने राउंड मारे और छठे बार में राउंड में क्या हुआ, रुक गई। तो यही पूछ रहा है उसने कितना टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस, अच्छा हाइट पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस वर्टिकल कवर्ड, अच्छा टोटल वर्टिकल ये हाइट कितनी कवर की, हॉरिजॉन्टल भी पूछेगा शायद, ये हाइट टोटल कितनी हाइट उसने कवर करी, तो वो हाइट किसके इक्वल आएगी, h नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस के ई स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्मूले बिल्कुल। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग, बाउंस करने से, देखो बाउंस करने से, बाउंस करते हुए जाती है ना, रिबाउंड मारती है, तो रुकने से पहले उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग, रुकने से पहले उसको टोटल टाइम कितना लगा। सारे टाइम आप जोड़ोगे, सारे टाइम आप क्या करोगे, जोड़ोगे कि एक रिबाउंड में उसने टाइम लिखा होगा कि उसको एक चक्कर काटने में या एक बार टकरने में उसको टाइम लगा, दूसरी बार में कितना लगा, तीसरी बार में, तो सारे टाइम जोड़े तो है T0, T1, T2, T3 और सो ऑन, सारे टाइम्स को आप जोड़ोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बचता है, टोटल टाइम टी का इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 डिवाइड बाय h नॉट डिवाइड बाय g 1 प्लस e डिवाइड बाय 1 माइनस के e। तो ध्यान देना, इसका फॉर्मूला नोट कर लो भाई, अच्छे से क्लियर कर रहा हूं पहले मैं सारी चीजें, ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्या होगा, फॉर्मूले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला जल्दी से नोट करना है तो नोट करो, 1 मिनट तक मैं आपका वेट करता हूं, बाद में स्टॉप करके भी आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी। नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है। नेक्स्ट अच्छा भाई, क्वेश्चन आ गए, अब करेंगे हम इनके क्वेश्चंस, ठीक है, कि कैसे चीजें लग रही है, जो चीजें हमने सीखी है वो क्वेश्चन पर कैसे लग रही है, ठीक है। मैं खाली कंसेप्ट करवाऊंगा, सॉल्व पूरा आप करोगे, क्योंकि बच्चों यार, मैं पहले भी कह रहा हूं अभी भी कह रहा हूं कि जितना आप खुद से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतना ही मतलब आप तेजी से सॉल्व कर पाओगे एग्जाम पे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों, अगर आप मेरे को देखोगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं पूरा इस तरीके से, और फिर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ कंसेप्ट बता दूंगा कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ही करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ही करोगे, और सारे आंसर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में, क्या आया A B C D, इस तरीके से ऑप्शन आपको लिखना है, ठीक है।
चलो फिर क्वेश्चन पढ़ो। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द x डायरेक्शन, एक पार्टिकल मास m है जो कि मूविंग कर रहा है x डायरेक्शन पर, उसकी स्पीड क्या मेरे प्यारे बच्चों, 2v स्पीड है। चलो भाई डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम क्यों बनाओ, क्योंकि मैंने आपको फंडा बताया था, बेसिक कंसेप्ट और थिंकिंग अप्रोच। थिंकिंग अप्रोच मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक पार्टिकल है मास m का जो x डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, मास m x डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। मास इधर से मूव करवाऊं क्या, चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। अब देखो ये मास m, यहाँ मास m मान लेता हूँ, यहाँ मास m है, 2v वेलोसिटी से x डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, ठीक है। आगे अब ये टकराता है तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, आपको टॉपिक पता चल गया, कोलिजन से है। अब कोलिजन कैसा है वो आगे पता चलेगा। बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन द y डायरेक्शन, ये दूसरे पार्टिकल से टकराता है जिसका मास कितना है 2m, और ये y डायरेक्शन पर जा रहा है v वेलोसिटी के साथ। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मेरे प्यारे बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बता दिया, वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, और आधी चीज आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50% पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो आप सबसे पहले यही लगाओगे, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले, अरे कोलिजन के पहले ना, आफ्टर पे डालना हो, बिफोर डालना था, अरे यार चलो भाई बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है भाई। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, टकराव के बाद, ठीक है, टकराव के बाद क्या होता है, चलो अब ये चीज चक रही है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसका मतलब मास m और 2m दोनों मास आपस में चिपक गए होंगे और एक ही वेलोसिटी के साथ गए होंगे पक्का। तो ये मास दोनों चिपक गए, कितना आया 3m, इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट बने होंगे। अगर इसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से किसी एंगल पर मुड़े तो एक वेलोसिटी आई x के लॉन्ग और एक वेलोसिटी हो सकती है इसकी vy के लॉन्ग, क्योंकि इसका जो इलास्टिक है तो ये किसके डिविएट हो गए ना, इस तरीके से थीटा एंगल पर ओरिजेंटल से डिविएट हुए, तो एक कंपोनेंट बना होगा x एक्सिस के लॉन्ग, एक कंपोनेंट बना होगा y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। ये खाली x एक्सिस के लॉन्ग बनेगा। अच्छा कोलिजन इसको आप पूछ रहा है आपको द परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, अच्छा एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू, देखो एनर्जी पूछा है और बच्चों को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी होगी पक्का, पोटेंशियल एनर्जी की बात तो हमने की नहीं है कोलिजन में, ठीक है। तो क्या होगा, लॉस पूछ रहा है परसेंटेज का लॉस की, कितना लॉस होगा, अभी अभी बताया था पिछले सप्ताह की, परसेंटेज का लॉस कैसे निकालोगे, परसेंटेज लॉस कैसे आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस के फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100। हो गया, हो गया क्या, हो गया जी, ठीक है भाई, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैंने यही तो बताया था आपको कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लगाया तो मास इनटू वेलोसिटी m2v इज इक्वल टू क्या आया, एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओगे तो यहां से क्या आएगा 3mvx, 3mvx, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। आपकी vx की वैल्यू क्या है कि 2/3v, ठीक है। वेलोसिटी पता चल गई, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगी आफ्टर कोलिजन। अब vy निकालोगे, सेम चीज लगाओगे कि y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम, तो 2mv y एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान दो इधर को, नेक्स्ट पर मैं मोड़ नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, अब देखो इस चीज को, ठीक है। y एक्सिस का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y एक्सिस का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेम चीजें करनी है बच्चों, 2m और ये v, तो मोमेंटम निकाला आपने क्या आया 2m और v इसी को क्या आएगा
फाइनल मोमेंटम क्या है 3mvy, ठीक है। मास से मास कटा, यहाँ पे vy की वैल्यू क्या आ गई 2/3v। अरे vy इज इक्वल टू vx, क्या मिल गया vy इज इक्वल टू vx। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बता दो आप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m v1 का स्क्वायर x एक्सिस के लॉन्ग प्लस हाफ m m2 v2 का स्क्वायर। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी फाइनल बता दो। देखो काइनेटिक एनर्जी में लगता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी लगता है। मास आपको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है, फाइनल मैंने आपको निकाल के दे दी। अब क्या करना है, मैथ करनी है बस, तो करो मैथ और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ और निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से एक बार एक और लीनियर कोलिजन का कोलिजन। In a collinear collision, a particle with an initial speed v0 strikes a stationary particle of the same mass, ठीक है, same mass. If the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy, the magnitude of the relative velocity between the two particles after collision, टकराव के बाद आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है। सेम चीज कोलिजन का, सेम चीज क्या लगाओगे आप यहाँ पर, के पहले रिलेशन बनाओ कि के फाइनल, देखो के इनिशियल जितनी होगी प्लस 50% होगा के इनिशियल का, यही है कि नहीं है, यही है। तो जो आपकी के फाइनल आएगी, के फाइनल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, के इनिशियल का 1.5 होगी ना। आगे सॉल्व करोगे इसको तो देखो जो के फाइनल हुई ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.5 के तो नहीं आएगी, के इनिशियल पहले रिलेशन मिल गई, ठीक है। दूसरे रिलेशन क्या है कि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनलास्टिक, कोलिनियर कोलिजन है, ठीक है, कोलिनियर कोलिजन है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये देखो, अब लगाओगे आप मोमेंटम वाली थ्योरम कि क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, तो इनिशियल लगाओगे तो mv0 आएगा, फाइनल किसके इक्वल होगा, मास दोनों का इक्वल है तो mv1 प्लस का v2। मान लेते हैं कि मास, ये दोनों मासेस है ना, उनके एक v1 वेलोसिटी से गया होगा, दूसरा v2 वेलोसिटी से गया होगा, दोनों के वेलोसिटी इक्वल है लेकिन दोनों का मास इक्वल दे रखा है। ऊपर देखो मास से कट गया, v0 इक्वल्स टू क्या आया, v1 प्लस का v2, ठीक है, ये हो गया। के फाइनल निकालोगे आप तो के फाइनल आपके पास क्या आएगी, हाफ मास m, ये आएगी आपके पास v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, ये आएगी 1.5, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m v0 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ m से हाफ m कट गया, आपको पास क्या मिलेगी, आपके पास मिला मेरे प्यारे बच्चों 15 डिवाइड बाई 10, तो 15 डिवाइड बाई 10 करोगे कितना आएगा बच्चों, 3/2, 1.5 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा ना यहाँ पर। हाँ 15 डिवाइड बाई 5, 3 15, 3/2 मिलेगा आपके पास, मिलेगी। हाँ अच्छा, आपके पास मिलेगा कि v0 स्क्वायर 3/2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, v1 का स्क्वायर प्लस का v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन मिल गई, एक इक्वेशन आपके पास ये, एक इक्वेशन आपके पास ये, दो इक्वेशन। अच्छा, जितने अननोन्स होते हैं उतने आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। अरे दो इक्वेशन आपको बना के दे दी और आपको दो ही तो अननोन्स निकालने हैं, v1 या v2, यही दो ही तो अननोन है। v0 तो आपको पहले से दे रखा है क्या, नहीं तो v0 है, v0 के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है, v0 के फॉर्म में आंसर आएगा। v1 v2 आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पर तो v0 का स्क्वायर क्या आएगा, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस का 2v1 v2 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये v1 का स्क्वायर प्लस का v2 का स्क्वायर आपको मालूम है, यहाँ डालो वैल्यूज, यहाँ डालो वैल्यू के तो आ जाएगा 2v1 की वैल्यू, 2v1 v2 इसी को क्या आएगा, v0 का स्क्वायर माइनस के कितना आएगा 3/2 v0 का स्क्वायर, ठीक है।
टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस के थ्री वी नॉट का स्क्वायर करोगे तो माइनस के वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा। तो 2v1 v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ लो, ये लो। आपसे क्या पूछ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों v1 माइनस v2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस के 2v1 v2, यही तो आएगा। अब v1 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। यार बेसिक मैथ, v1 प्लस v2 का स्क्वायर आपको मालूम पता है किसके इक्वल है, 3/2 v नॉट का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 की वैल्यू आपको पता है, माइनस के माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3/2 v नॉट स्क्वायर प्लस का v नॉट स्क्वायर कितना आएगा, 4v नॉट स्क्वायर। 4v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 काटने पर कितना आएगा, 4v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा क्या, 2 है ना। हाँ हाँ हाँ, सेम सेम सेम, अच्छा बिल्कुल सेम। तो यहां से आएगा 4 से आपने काटा 2, √2v नॉट आएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर, √2v नॉट। सॉल्व करो इसको और आंसर चेक करो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass m 10 की पावर -2 kg is moving with a medium and experiences a frictional force experience कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। कैसा, नॉन कंजर्वेटिव, सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट दे रखी है, इनिशियल टाइम 10 सेकंड के बाद उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है। तो वैल्यू बताओ k की वैल्यू बताओ, फाइनल k फाइनल आपको दे रखी है m v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, के फाइनल क्या होती है, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कट गया, आपके पास मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आएगी वी एफ की वैल्यू क्या आई मेरे, बिल्कुल नहीं, अरे 1/8 है, कैसे काट दिया, 1/8 है तो मैं 1/4 से काटूंगा इसको, 1/4 से काटूंगा इसको, 2 ऊपर ये 2 नीचे ना, तो 1/4 आएगा यहाँ पर वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो Vf की वैल्यू क्या आएगी, Vf की वैल्यू आएगी V नॉट डिवाइड बाय 2। ठीक है, मतलब V फाइनल कितनी हो गई आपके पास, फाइनल वेलोसिटी 5 हो गई मीटर पर सेकंड -1 ms -1। ठीक है, 5 हो गई आपके पास। जब फोर्स लगाया है माइनस के kv स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a, तो मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv बाई dt। लो कर लो, अब कर लो इसको सॉल्व, माइनस के k डिवाइड बाय m, यह आ जाएगा आपका dt। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास dv डिवाइड बाय v स्क्वायर। ठीक है, से एज इट इज। अब इंटीग्रेशन लगा लो 0 से t लिमिट, और यहाँ इसको करना है कहाँ से कहाँ, v नॉट से vf। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही इसे सॉल्व करोगे k की वैल्यू मिलेगी। अब इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, बेसिक मैथ यार, स्टार्टिंग में आपको यही तो सिखाया था फिजिक्स में। फिजिक्स के 3 रूल, बेसिक, कंसेप्ट और थिंकिंग। कंसेप्ट लगा दिया आपने, आपको काइनेटिक एनर्जी के मालूम में पता था, आपको फोर्स के मालूम में पता था, कंसेप्ट लगा दिया। बेसिक भी आपको मालूम था, आपको इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करनी है मालूम है। थिंकिंग, आप सोच पा रहे हो कि कैसे चीजें चल रही है, बिल्कुल सोच पा रहे हैं। के की वैल्यू निकालनी है, एम पता है, टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, तो नहीं निकलेगी के की वैल्यू। आंसर दो इसका, 10⁻⁻4 आएगी। ठीक है, इसको निकाल के सॉल्व करके कमेंट में आंसर देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, ये होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूं आज, मैं देखूंगा आपने आज क्या किया, क्या पढ़ा। चलो इसको होमवर्क में करो, इसको क्या करोगे, होमवर्क में। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बाकियों का आंसर भी लिखना है, लेकिन आप नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन इसका आंसर जरूर लिखना है। ठीक है, ये सर क्वेश्चन का कमेंट में कैसे लिखो, कमेंट में लिखना क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आंसर ऑप्शन लिखना ABCD, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मैं सबका, सारे बच्चों का रिप्लाई दूंगा इसमें। ठीक है, अच्छा, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट्स करना, वीडियो में को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि देखो कंसेप्ट वीडियो का एम क्या होता है, मेरा एम क्या था, मेरा आपको यही था, मैं यही तो सिखा रहा था आपको। क्या सिखा रहा था, फिजिक्स को कैसे करनी है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका, सही तरीका क्या होता है, कंसेप्ट कैसे देखने हैं, कंसेप्ट को कैसे सीख सकते हैं कम समय में। ठीक है, इस तरीके से।
तो बच्चों आज का सेशन यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।